अब अमालगमेशन ऑफ कंपनीज क्या है? चैप्टर डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है? मेरे भाषा में इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी चैप्टर, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। पर इस पूरा चैप्टर का मेन गेम चैप्टर का बिगनिंग है। अब कितना ध्यान देते हो शुरू में, वो डिटरमाइन करेगा कि चैप्टर किस लेवल पे लेके आप जाओगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन आई एम टीचिंग दिस चैप्टर इज द बिगनिंग फेज ऑफ द चैप्टर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एज एन अकाउंट्स टीचर, लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि लोग जगते हैं जब वो चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन चैप्टर का गेम कभी भी एंड में नहीं होता। चैप्टर का गेम हमेशा शुरू में होता है इन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन डिटेल में समझेंगे एक एक वर्ड, क्योंकि आज का क्लास विल बी अ कंसेप्ट क्लास कि क्या होने वाला है चैप्टर में, क्या नहीं होने। तो ऑन दैट नोट, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा अपना। एंड ये कौन सा एएस को रिप्रेजेंट करता है ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, जस्ट फॉर द मैपिंग पर्पस, ये आपके आईसीआई बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 है। आईसीआई बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 है, मॉड्यूल 3। चैप्टर नंबर 13 मॉड्यूल 3। अब मेरा पहला सवाल आप सबसे है, व्हेन आई वांट टू स्टार्ट दिस चैप्टर, क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अमालगमेशन? मेरा सवाल आप लोगों से है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अमालगमेशन? जो आपके मन में थॉट है वो आपको शेयर करना है। प्लीज ऐसे साइलेंट मत बैठिएगा। आई होप एवरीवन knows basic terminologies, so I want you guys to answer to me, what do I mean by amalgamation? तो एक वर्ड आया मेरे पास लोगों का, क्या? ठीक है, और बोलिए, क्या होता है अमालगमेशन का मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मर्जर को थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं भी अपने टीचिंग में बोलूँ मर्जर, तो आप क्या ही समझोगे ना। मैं तो लेमैन हूँ, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन कि मर्जर का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर कंपनीज। इंग्लिश भावनाओं में बह रहा है आज, ठीक है, नया नया लोग आया ना। तो दो कंपनी का मिलाप, दो कंपनी का मिलाप, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं? और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं बोलना चाहता है? ठीक, तो मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। लेट अस टेक टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ये दोनों ने हाथ जोड़ लिया एक साथ, ठीक है, टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल और टू अचीव अ कनेक्टेड बिजनेस, या दे फेल्ट दैट दिस इज बेटर फॉर अस। एंड ये दिन भर होता है जब दो कंपनीज हाथ जोड़ते हैं, एक साथ हाथ मिलाते हैं, एंड हाथ मिला के दे फॉर्म अ न्यू कंपनी, एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज सी लिमिटेड। एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। तो ए और बी ने हाथ मिलाया और अपने लिए एक नया कंपनी बना ली, सी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अमालगमेशन। क्लियर है यहां तक? अब आपने जो बोला ना अमालगमेशन मतलब मर्जर, तो आज से आप इंटर स्टूडेंट हो, ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। अमालगमेशन इज नॉट एक्चुअली मर्जर। ये क्या होता है ना, न्यूज़पेपर्स और या लेमैन अपने भाषा में बोल देते हैं, हाँ अमालगमेशन मतलब मर्जर। मर्जर इज अ मेथड ऑफ डूइंग अमालगमेशन। Merger is a method of doing amalgamation. Merger is not amalgamation. Merger is not amalgamation, पर लेमैन अपने भाषा में बोलते हैं कि हाँ यार amalgamation मतलब merger. पर merger is one of the method of what we gonna learn of doing what? Amalgamation. ठीक है? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया। ए लिमिटेड ने किसको परचेज कर लिया? आई कैन नॉट हियर गाइस। ए ने किसको परचेज कर लिया? बी को। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। बी एब्जॉर्ब्ड हो गया है किसके अंदर? ए के अंदर, मतलब बी गायब हो गया है। ठीक है, तो बी जो कंपनी था वो ए के अंदर समा गया है। तीसरा केस सुनिए, ए लिमिटेड था, दे वर इनटू ह्यूज लॉसेस, तो इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी को, रीस्ट्रक्चरिंग किया
और एक नया कंपनी बना, मान लीजिए बी लिमिटेड। ए ने ए ने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग किया अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ए लिमिटेड वाज इन ह्यूज व्हाट लॉसेस, और रीस्ट्रक्चरिंग करके उन्होंने एक नया कंपनी बना, क्या नाम से, बी लिमिटेड। एंड इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, द ओल्ड कंपनी इज आउट एंड द न्यू कंपनी इज इन, मतलब उसी कंपनी को नया बदला, नाम चेंज नहीं हुआ है, पूरा उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग चेंज हो गया, ओनरशिप स्टेटस चेंज हो गया है, डेट का प्रोपोर्शन होता है ना, कोई कंपनी एकदम लॉसेस में चला गया है, कंपनी बंद होने के कगार पे, फिर कोई बड़ा प्लेयर आता है उस कंपनी को खरीदता है और उसका पूरा एकदम हुलिया बदल देता है, रिवैम्प द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ना ये चैप्टर अमालगमेशन के बारे में, ये चैप्टर इस तीनों वर्ड्स के बारे में है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। पर आईसीआर ने तो खाली चैप्टर का नाम क्या लिखा, क्योंकि लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, आई एम नॉट टीचिंग यू लॉ हियर, आई एम टीचिंग यू अकाउंट्स हियर, एंड इस तीनों का अकाउंटिंग एक ही है। तो चाहे अमालगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों का अकाउंटिंग रिमेन्स द सेम, एंड मर्जर इज अ मेथड टू डू द अकाउंटिंग। मर्जर इज टू डू अ मेथड ऑफ अकाउंट। पता नहीं आप समझा या नहीं समझा। तो क्या इस चैप्टर में खाली अमालगमेशन पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और इस तीनों के अकाउंटिंग के अंदर दो मेथड्स इन्वॉल्व है, मर्जर and purchase. Amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase. ये दो मेथड्स है जो AS14 बोलता है, ठीक है। तो आप सब मदद ले रहे हैं, कितने वर्ड्स के यहाँ पे बात हो रहे हैं, हेल्प चाहिएगा, तीन, क्या क्या, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि तीनों का काउंटिंग करना एक ही है, तो इट डज नॉट मैटर ए और बी सी बना रहे हैं, या ए बी को खरीद रहा है, या ए अपने आप को रिस्ट्रक्चर टू बी कर रहा है, बिकॉज द अकाउंटिंग विल रिमेन द सेम। एंड अमालगमेशन इज डज नॉट मीन मर्जर, इट इज अ मेथड ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। पर लोग लेमैन भाषा के लिए अमालगमेशन को क्या बोलता है, मर्जर, दैट इज हम लोग का अंडरस्टैंडिंग के लिए मर्जर मतलब दो लोगों का मिला। मैंने भी ये बात बहुत बार बोला है अपने लेमन भाषा में, दो लोग मिलते हैं समर्जर। But actually, the technical word in an accounting language is amalgamation, because merger is the accounting way of doing that for amalgamation. क्या लगता है आपको ये बात समझ में आया है? तो सबसे पहले हमें तीन वर्ड अपने जहन में डालना है, क्या क्या तीन वर्ड है, और इस तीनों का मेथड अकाउंटिंग करने का एक ही है, तो सम करते समय हमें कोई भी फर्क नहीं। क्लियर है? तो हाँ, कोई डाउट? चलिए अपने कॉपी में ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट राइटिंग गाइस। पॉइंट नंबर 1, two or more companies, two or more companies wound up, बंद हो जाते हैं, two or more companies are wound up and a new company, two more companies are wound up and a new company is formed to take over their business. Two or more companies are wound up and a new company is formed to take over a to take over the business. ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, सब अमालगमेशन के अंदर चल रहा, टू और मोर कंपनीज आर वाउंड अप एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर देयर बिजनेस। क्लियर है यहाँ तक? एटलीस्ट 3 companies are involved,
एटलीस्ट 3 कंपनीज आर इन्वॉल्व। पता मैं कैसे 3 कंपनीज इन्वॉल्व है यार? सिंपल, ए और बी मिला क्या बनाने के लिए? सी। तो 3 कंपनी तो होगा ही ना यार, तभी तो ये होगा। आई एम नॉट टीचिंग यू एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, आई एम टीचिंग यू व्हाट? अमालगमेशन। एटलीस्ट कितने कंपनीज आर इन्वॉल्व? ठीक है। इट इज नॉर्मली डन टू कट कंपटीशन। अब ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा वो हो गया, बिजनेस टाइप वाला लाइन हो गया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो ये अकाउंटिंग में इतना काम नहीं आएगा, पर मैं नोट्स लिखवा रहा हूं तो मैं लिखवा देता हूँ खाली। इट इज नॉर्मली डन टू कट क्या? कंपटीशन एंड इंजॉय। और क्या पता ना यार, आजकल ये केस स्टडी जब से एमसीक्यू स्टार्ट होगा ट्रेंड, क्या पता कौन सा लाइन किधर इन लोग डाल दे तो गेट द फीलिंग ऑफ इट इन द एग्जाम। और तो नॉर्मली डन टू कट competition एंड enjoys economies of scale. At least 3 companies are involved. It is normally done to cut competition and enjoy क्या? Economies of scale. हो गया? ये पूरा अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में था? ठीक है यहां तक? अब लिखिएगा एब्जॉर्प्शन। इन दिस केस सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमको लगता है इंडिया में एक ही कंपनी करता है, रिलायंस। जब जिसको मन हो तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बैठ जाता है। तो रिलायंस इज अ प्राइम एग्जांपल व्हिच हैज एब्जॉर्ब सो मेनी कंपनीज, इसका कोई लिमिट नहीं है एट द एंड ऑफ। तो इन दिस केस एन एग्जिस्टिंग कंपनी takes over the business. In this case, an existing company takes over the business of one or more existing companies. In this case, an existing company takes over the business of one or more existing companies. At least 2 companies are involved. तो ए ने अगर बी को खरीदा है, ए ने बी को खरीदा है, तो कितने कंपनीज इन्वॉल्व हुए? 2। पर अमालगमेशन में ए और बी मिलके क्या बना रहे? सी। ठीक है क्या? तो हमको कोई इसका अभी बहुत, ये तो बहुत कॉमन है अमालगमेशन में, जब 2 कंपनी मिलके एक नया कंपनी बनाया, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया मर्ज हुआ और वीआई बन गया। अब उन लोग का सब कुछ चेंज हो गया है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में अंदर बहुत कॉमन है, जब कोई कंपनी एक दूसरा कंपनी को परचेज करते हैं, तो होता ही रहता है आजकल, बहुत फ्रीक्वेंट है। इन दिस केस एन एक्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एक्जिस्टिंग कंपनीज। एटलीस्ट 2 कंपनीज आर इन्वॉल्व। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म। तो कोई भी नया कंपनी पिक्चर में नहीं आता। तो ना अगर कोई मुझसे पूछता है ना, व्हाई डू पीपल डू दिस? सेम रीजन, टू कट कंपटीशन एंड एंजॉय व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तभी तो एक आदमी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है ना भाई। क्लियर है? ठीक है। वापस बोलना है, समझ में आ गया? आप लोग से बात की है। ऑल गुड। लास्ट, तीसरा नाम, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन दिस केस a newly formed company takes over. In this case, a newly formed company takes over the business of an existing company. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ओल्ड वाला कंपनी आपको अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है टू मेकिंग इट अ व्हाट कंपनी? न्यू कंपनी।
उसके देखो हम क्या वर्ड बोले, एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। तो एक नया कंपनी बनाया जाता है ताकि पुराना वाला को रिस्ट्रक्चर करके उसका पार्ट बना लिया जाए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक कंपनी, एक तो होता है ना एक एस्टैब्लिश कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदता है, एक तो वो हो गया, वो तो एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पे तुमने एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है ताकि पुराना को रिस्ट्रक्चर करके उस नया कंपनी के साथ जोड़ लिया जाए। तो इन दिस केस अ न्यूली फॉर्म कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ एन existing company. Only two companies are involved. Only two companies are involved. क्योंकि पुराना वाला नया में स्पिन ऑफ हो रहा है बेसिकली। देखो मैंने एक वर्ड भी अभी यूज कर दिया, स्पिन ऑफ। एन ओल्ड कंपनी इज गेटिंग स्पिन अराउंड टू फॉर्म अ व्हाट कंपनी, न्यू कंपनी। नाम नहीं बदली हो रहा, पूरा ओनरशिप ओनरशिप का स्ट्रक्चरिंग चेंज कर रहा है। इट इज डन। इट इज डन टू रीऑर्गेनाइज the financial structure. It is done to restructure the, sorry, to reorganize the financial structure of the company. It is done to reorganize the financial structure of the company. मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओनरशिप बदलाव यार, और तो मैं क्या बोलूँ एकदम अगर सिंपल सरल भाषा में बोलूँ, इज द चेंजिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंजिंग इन द ओनरशिप। फ्रेश ब्लड लाने के लिए हो सकता है कोई ना कोई, क्योंकि वो पुराना कंपनी में नहीं हो रहा था, तो स्पिन अराउंड एंड रिवॉल्व चेंजिंग अराउंड द ओनरशिप। अल्टीमेटली कोई नया आदमी को इक्विटी शेयर्स देके उसको नया को ओनर बना रहा है यार। क्या ये तीनों वर्ड्स जो मैंने लिखा है यहाँ तक दिया है आप लोगों को समझ आया है मैंने क्या बोला है? तो लिखिएगा एग्जाम्पल्स। कंपनी ए एंड कंपनी बी अमालगमेट। इस बार थोड़ा सा हम लोग एक चीज अलग करेंगे, ठीक है, जो मेरे को लगता है वी वेर आस्क्ड टू डू व्हेन वी वर डूइंग एनी केस बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम, ठीक है। वंस वी डू द एंटायर चैप्टर, आई एम गोना फॉरवर्ड यू अ केस स्टडी ऑफ अ रियल लाइफ, जहां पे कोई ना कोई दो कंपनी का मर्जर या एब्जॉर्प्शन कुछ हुआ होगा। आई वांट टू रीड अक्रॉस दैट केस स्टडी एंड जस्ट ड्रॉ इंटरप्रिटेशंस आउट ऑफ इट, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, एंड यू कैन डिस्कस दैट केस स्टडी, ताकि इट ओपन्स अप योर ब्रेन टू फेस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली बनेंगे तो वहीं से क्वेश्चन। एंड सिंस इट्स अ न्यू अटेम्प्ट, वी आर नॉट वेरी श्योर कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन थ्रो डाउन करेंगे। तो we'll just play a safety measure once we are done with the chapter, तो preventively हम लोग खेलेंगे थोड़ा सा इस बार। कंपनी ए एंड कंपनी बी amalgamate to form company C. company A and company B amalgamate to form company C. तब एक सेकंड मेरे को कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपके दिमाग में डालना है। आप कौन से दो पुराने कंपनीज हो गए, नया कंपनी क्या हो गया सी। अगर मैं एक बार ऐसी बोलूं, सी ए और बी को खरीद रहा है, फीलिंग के लिए बोल रहा हूं ना एक बार, सी ए और बी को खरीद रहे, मतलब ए और बी का निपटान हो रहा है, ए और बी का बैलेंस शीट पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, हाँ या ना। ए एंड बी के अंदर जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो सब चले जाएंगे, ऑल विल बी ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी सी। सही है। तो ए एंड बी जो लोग का बिक्री हो रहा है कंपनी, एक्चुअली बिक्री तो क्या हो रहा है, लोग नया बना रहे हैं, पर मान लीजिए ना ए और बी तो निपट रहा है, तो ए और बी जो सेल ऑफ हो रहा है और जो नया कंपनी खरीदा जा रहा है सी बनाया जा रहा है, तो इन दोनों को कुछ हम लोग देगा, तो वही हम लिख रहे हैं। कंपनी ए एंड बी अमालगमेट टू फॉर्म क्या, कंपनी सी। कंपनी ए एंड कंपनी बी आर कॉल्ड एज, कंपनी ए एंड कंपनी बी आर कॉल्ड एज ट्रांसफरर कंपनीज, क्योंकि कंपनी ए और बी ट्रांसफर कर रहे हैं, कंपनी ए एंड बी आर कॉल्ड एज ट्रांसफरर कंपनीज, ठीक है। एंड कंपनी सी is called as transferee. Company C is called as transferee.
ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। तो जो अपना कंपनी को हटा रहे, दे आर ट्रांसफरर, दे आर ट्रांसफरिंग इट। एंड जो इस चीज को ले रहा है, जो इसके ए और बी के एसेट्स एंड लायबिलिटी को ले रहा है, उसको अपन बोलेंगे ट्रांसफरी। क्लियर है यहां तक? एंड इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कोई बता सकता है तो? यही स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अमालगमेशन। ठीक है यहां तक? अगला एग्जाम, कंपनी ए टेक्स ओवर कंपनी बी। कंपनी ए टेक्स ओवर कंपनी बी डैश। कंपनी ए is called as transferor। कंपनी ए is called as, हमको लगा खुद से बोल देगा, कंपनी ए is what? Transferor। and company B is the transferee। and company B is called as transferee। अब कोई बोल सकता है इस स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो मेरे को लगता है कि ऊपर जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है उससे बेटर है एग्जाम्पल खाली पढ़ लेना। ए और बी मिलके सी बनाया, अमालगमेशन। ए और बी ट्रांसफरर हो गया, सी इज द ट्रांसफरी। ए ने बी को खरीद लिया है, तो ए हो गया ट्रांस, सॉरी हम कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? हम एक वर्ड मिस कर दिया, एक सेकेंड। कंपनी ए इज टेकन ओवर बाय बी होगा, सॉरी, तब राइट होगा ना जो हम लोग लिखे। कौन किसको खरीद रहा है? अगर आप एक बार फिर से इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, बी ए को खरीद रहे, कंपनी ए इज टेकन ओवर बाय बी। अगर ये नहीं होता तो फिर तो ए ट्रांसफर ही हो जाता ना। हम नीचे का नहीं बदला, हम ऊपर का लाइन ठीक कर दिए। कंपनी ए, तुम तो पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब कंपनी ए इज टेकन ओवर बाय कंपनी बी। कौन किसको खरीदा है यहाँ पे? बी ए को खरीदा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ए इज द ट्रांसफर एंड बी इज द ट्रांसफर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आज ही बोलना था गाइस। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, कंपनी ए हैज बीन सफरिंग फ्रॉम losses। Company A has been suffering from losses. A new company B is floated to take over the existing company A. Company A has been suffering from losses. A new company B is floated to take over the existing company A. कंपनी ए भारी लॉसेस में था, तो एक नया कंपनी बी बनाया गया, और वो फ्लोट अराउंड किया, नया कंपनी को बनाया गया ताकि वो किसको ले सके? कंपनी ए को, विद अ न्यू सेट ऑफ ओनरशिप, विद अ न्यू कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो कोई बोल सकता है इसमें कौन ट्रांसफरर है, कौन ट्रांसफरी है? क्योंकि ए अपना एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, किसमें? बी में। तो लिख दीजिए प्लीज, कंपनी ए is the transferor company and company B is the transferee company। इसको क्या बोलेंगे? हमको लगा आप लोग बोलोगे। क्या अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर है जो हम लोग तीन वर्ड समझाना चाह रहे हैं? पहला वर्ड सब लोग मिलके बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? हाँ बोलो बोलो, फटाफट से बोलो यार। अमालगमेशन समझ आ गया। दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड, ठीक है यहां तक? तो पता है होता क्या है? ठीक है, तीनों ही मेथड में, चाहे अमालगमेशन हो जाए, चाहे एब्जॉर्प्शन हो जाए, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो कंपनी ट्रांसफरर है, जो कंपनी ट्रांसफरर, अपने केस में पहला केस में ए और बी था,
सेकेंड केस में कंपनी ए था, तीसरे केस में भी कंपनी ए था, उन सबका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गेट्स ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी कंपनी। पहला केस में सी वाज द ट्रांसफरी कंपनी, अगला केस में कंपनी बी था, और अगला केस में भी कंपनी बी था। तो सब केस में क्या होता है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो ए और बी का अस्तित्व गायब हो जाता है और सी पिक्चर में आ जाता है, या ए गायब हो जाता है बी आ जाता है। दोनों केस में, केस 2 और केस 3 में यही। पता नहीं समझा या नहीं। बस केस 2 में बताया क्या, बी पुराना कंपनी था जो ए को खरीदा। तीसरा केस में बी को बनाया ही गया है ए को खरीदने। ठीक है, पर तुम समझो मैं अभी क्या बोला, तीनों ही केस में होना तो एक ही चीज है। सुन नहीं रहा आप लोग शायद मेरा बात, तीनों चीज में होना तो एक ही चीज है। द एसेट्स ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो हेंस समिंग इट अप, accounting way of all the three things are will remain the same. तो does not matter चाहे amalgamation हो, चाहे absorption हो, चाहे external reconstruction। मतलब आज के बाद आने वाले सारे क्लासेस में इसका चर्चा नहीं हो, क्योंकि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या है, अकाउंटिंग तो सेम है ना गाइस। तो नीचे एग्जांपल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपने एग्जांपल को नंबर 2 माना था, क्या माना है श्योर। तो ये आपने कैसे पॉइंट का मैपिंग किया, जो किया कर लीजिएगा, सॉरी। तो मैं नोट दे देता हूं। in every type of amalgamation। तो अब ऐसे क्या बोला, जब तुम अमालगमेशन कर, एब्जॉर्प्शन कर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर, सबको मैं एक ही मान रहा हूं, अमालगमेशन। तो उसके लिए लैंग्वेज क्या लिखा, इन एवरी टाइप ऑफ अमालगमेशन। कुछ भी हो जाए, कोई भी तरह का क्या हो जाए, ठीक है यहां तक। इन एवरी टाइप ऑफ अमालगमेशन द एसेट्स एंड liabilities of the transferor company। In every type of amalgamation, the assets and liabilities of the क्या transferor company are amalgamated or transferred to the transferee company। In every type of amalgamation, the assets and the liabilities of the transferor company are amalgamated or transferred to the transferee company। किसका एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरर कंपनी का टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो सबका अकाउंटिंग करने का तरीका विल रिमेन द सेम। क्या यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, आप लोग से बातचीत 100%। Hence, for accounting purpose, hence for accounting purpose, it becomes irrelevant। Hence for accounting purpose, it becomes क्या, whether it is amalgamation और absorption, और क्या गाइस, आई थिंक इससे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत। तो फॉर अकाउंटिंग पर्पस तो कंप्लीटली क्या बन गया, इररेलेवेंट। चाहे वो अमालगमेशन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज व्हाट, कंप्लीटली, कुछ भी हो जाए ये कंप्लीटली क्या है, इररेलेवेंट। सही है यहां तक। रोड मैप, रोड मैप को अगर मैं सस्ता भाषा में बोलूं जो आपको समझ आए, इट इज मतलब द टॉपिक्स टू कवर बेसिकली।
तो अब एक सेकेंड, ऐसे हम आपसे पूछ रहे हैं, बोल दे तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। ए और बी बन गया सी में, ये क्या हुआ है? हाउ डू वी केयर, वी आर नॉट कंसर्न। ए और बी क्या है ये बताइए आप। ट्रांसफरर। सी क्या है? ठीक है, ए एंड बी के ओनर्स होंगे। ओनर्स मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलने में तो प्रेफरेंस शेयर रियल ओनर नहीं, पर है तो शेयर होल्डर ही ना यार अल्टीमेटली। ये दोनों को हम लोग को सेटलमेंट करना पड़ेगा। इनका सेटलमेंट कौन करेगा? सी। हाँ या ना? नहीं समझा अभी भी? तो ए और बी के ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का सारा एसेट्स और किसको ट्रांसफर हो रहा है? क्या ये ए और बी फ्री में करेगा क्या? तो सी इनको बदले में एक पेमेंट करेगा। दिस पेमेंट हैज बीन हर्ड बाय एवरीवन, इसका नाम सबने सुना अपने लाइफ के अंदर। जो सी पेमेंट करेगा ए और बी को अपने एसेट्स और लायबिलिटी अपने अंदर डालने के लिए, दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। आई होप ये वर्ड सबके लिए ओके है। अब आइए बात समझिएगा कि हम लोग का सिलेबस में क्या वर्ड्स है। ए एंड बी और विच कंपनी? हमको इस दोनों का बुक्स को जलाना है, राख करना है, देहाती भाषा बोल रहा है, क्योंकि बुक को निपटाना है। बुक का चिपटा चिपटा जगह से सब कुछ ओमिट कर देना है, क्योंकि वो कंपनी समाप्त हो रहा है और एक नया कंपनी पैदा हो रहा है सी। तो ए और बी का बुक्स बंद करना पड़ेगा, सी का बुक्स में सारा सामान को लाना पड़ेगा। तो दो चीजें तो हमें पता है कि क्या टॉपिक्स टू कवर होगा। वन इज द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, द सेकेंड टॉपिक विल बी द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। पर ये दोनों से पहले इनफैक्ट कुछ होगा, क्योंकि परचेज कंसिडर्स द अमाउंट विच विल सी विल पे टू द ओनर्स ऑफ ए एंड बी। जब वो डील पक्का होगा तभी तो ए और बी बंद होगा। उसके लिए मैं अगर बोलूं तो इस चैप्टर में तीन टॉपिक्स है। परचेज कंसिडरेशन, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, और इस चैप्टर का हार्ट एंड सोल, जिसके बिना आप कोई सम में आगे नहीं बढ़ सकते। इस पता नहीं आप समझा है या नहीं। एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ इस बार का आरटीपी, ठीक है, व्हाट दे गिव वाज अ परचेज कंसिडरेशन सम। It was a very weird thing for me. They did not give a bigger sum. They did not give the books of transferer and they did not give the books of transferee. पर टोटल कितने वैरायटी के सम आ सकते हैं? तीन। परचेज कंसिडरेशन, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। तो क्या होता है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना, बड़ा चैप्टर, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी रहता है कि यार ठीक है, इस चैप्टर का डायरेक्शन ये जा रहा है कि दो लोग हैं ए और बी मिलके क्या बनाया, सी दिमाग में डालना। ए और बी ट्रांसफर है तो उसका बुक्स का एंट्री करना पड़ेगा, सी नया बुक में आ रहा है उसका एंट्री करना पड़ेगा, पर इसके पहले दोनों के बीच में डीलिंग होना पड़ेगा कि सी ए और बी को कितना में खरीदेगा। दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो हाँ बोल दीजिए। आज का क्लास का अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है इसको समझना, ठीक है, और इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल का, ये हम लोग का आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव। क्या बोला, सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? कल का क्लास विल बी डेडिकेटेडली ओनली फॉर द एग्जांपल्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जब वो क्लियर हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, हाँ या ना? अब एक लास्ट चीज और मैं बोल देता हूं, हम लोग को ए और बी बुक्स ऑफ ट्रांसफर बनाना है और सी का बुक्स बनाना है बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग। ये जो बुक्स बनेगा ना, इसके अंदर दो मेथड्स, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो उस दोनों मेथड का चर्चा हम तभी करेगा जब हम बुक्स बनाए, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो कैलकुलेशन कि हम कितना पेमेंट कर। ठीक है, हाँ ना में रिप्लाई होता था। कोई डाउट है आप लोग को? पक्का? चलिए, ऑन दैट नोट रोड मैप में लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सेकेंड, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कुछ लोग ट्रांसफरर को वेंडर भी बोलते हैं, तो मैं नाम लिख रहा हूँ खाली। ठीक है, यहां तक?
एक याद रखना, ट्रांसफरर का बुक्स बंद होगा, ट्रांसफरर का बुक्स बंद होगा तो उसका एंट्रीज होगा ए और बी का बुक्स में, और किसका बुक्स खुलेगा तो उसका बुक्स में इनकॉर्पोरेटिंग का एंट्री होगा। जैसे हम बोलते हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूँ, ए और बी का बुक को बंद करना पड़ेगा तो उसमें क्लोजिंग एंट्रीज होगा, टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए एंड सी, उस एंट्रीज को अपने बुक्स में लाएगा, तो इनकॉर्पोरेटिंग थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, इनकॉर्पोरेटिंग एंट्री, ठीक है। अकाउंटिंग in the books of transfer. So when I'm using the word accounting in the books of transferer, or I'm using the word accounting in the books of transferee, अब एकदम एकदम बेसिक चीज समझ लो। अगर मैंने टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर और आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, अब अकाउंटिंग मतलब कुछ भी दे सकता है, वो जर्नल भी दे सकता है, लेजर भी दे सकता है, बैलेंस शीट बनाने कुछ भी बोल सकता है, तो वो तो अब डिपेंड ऑन द सम है, तो हमको तो सब पड़ेगा कि पूरा अकाउंटिंग सिखा देता है दोनों बुक्स का कैसे हैंडल, ठीक है। तो डाउट कोई दिक्कत, समझ आ गया ना यहाँ तक? अपने कॉपी में लिख लीजिए हेडिंग परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है द पेमेंट, द पेमेंट which is made by the transferee company, which may be in the form of shares, cash or any other assets, or any other asset। चलो हम और थोड़ा बेटर डेफिनेशन बोलते हैं, ऑल्दो AS14 इतना क्लियरली नहीं बोला, पर मैं मेरे को ये वर्ड बोलना जरूरी है। द पेमेंट विच इज मेड बाय द transferee company in the form of shares, cash, debentures, assets। या तो मैंने शेयर्स दे दिया, या डिबेंचर दे दिया, या कैश दे दिया, या एसेट दे दिया। कौन दे रहा है? ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर, to the shareholders of the transferor company, to the amount which is paid by the transferee company to the shareholders of the transferor company is called as purchase consideration, which may be paid in the form of shares, debentures, cash, assets। समझ आया है? तो लिखते हैं on that note, point number 1 under the heading purchase consideration। हम ना AS14 का जो कोर्ट वाला डेफिनेशन है वो नहीं लिखवा रहे, क्योंकि यार अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि यार ICAI विल नॉट आस्क अस प्लीज एक्सप्लेन, दे विल नॉट आस्क अस डिफाइन परचेज कंसिडरेशन एग्जैक्टली एज पर AS। तो ये तो थ्योरी तो पेपर नहीं चल रहा है ना भाई, तो मैं जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, मैं AS14 का कोटेड लैंग्वेज नहीं लिखवा, मैं अपने लैंग्वेज में लिखवा। द पेमेंट विच इज डन by the transferee company, the payment which is done by the payment which is done by the transferee company to the shareholders slash owners, लिख दो। the payment which is done by the transferee company to the shareholders slash क्या लिखा है मैंने, owners of the transferor company in the form of, क्या क्या फॉर्म में गाइस, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश और अदर एसेट्स। ठीक है, ये हो गया अब सीए इंटर का लेवल का लैंग्वेज। अब देहाती लैंग्वेज, जो दाम पे एक ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को एक्वायर करे, द दाम इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। द प्राइस एट विच द ट्रांसफरी कंपनी एक्वायर्स द ट्रांसफरर कंपनी इज कॉल्ड एज द परचेज कंसिडरेशन। खत्म बात। पॉइंट नंबर 2, द प्राइस
at which the price at which the transferee company takes over the business of the transferor company. The price at which the transferee company takes over the business of the transferor company. There are three methods to compute purchase consideration. There are three methods to compute purchase consideration. बताइए पहले यहां तक क्या लगता है, सबको समझ में आया है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो कितने मेथड्स है परचेज कंसिडर निकालने के लिए? मेरे को ना लेकिन बहुत हंसी आता है जब कोई बोलता है तीन मेथड है, क्योंकि ना एक्चुअली तीन नहीं है, मेरे तो दो ही है। जो इसका पहला मेथड है वो मेथड कुछ नहीं, उसमें बता देगा ये परचेज कंसेशन, तो काहे का मेथड? अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने इतना में खरीदा है तो वो कोई मेथड हुआ क्या? आई एम टॉकिंग मेथड टू कंप्यूट। पर अब हम लोग थोड़ा बुक पैटर्न फॉलो करें तो मैंने बुक के हिसाब से लिखवा दिया कि तीन मेथड है, पर तीसरा पहला वाला मेथड ही नहीं, क्योंकि पहला वाला में बता देगा दिस इज द परचेज कंसेशन, तो क्या वो कोई मेथड हुआ क्या? आई एम मेंशनिंग यू दिस इज द परचेज कंसेशन। ठीक है, बढ़िया है भाई, बता दिया, थैंक यू। वो सबको समझ आया हम क्या बोल। तो लिखिएगा नंबर ए, लमसम मेथड। लमसम का मतलब क्या है कि एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट पे कर देगा, खत्म बात, एंड ऑफ द स्टोरी। और तुम क्या बोले भाई, क्लियर है यहां तक? लिख दे क्या? द ट्रांसफरी कंपनी agrees to pay a fixed amount। तो ट्रांसफरी कंपनी, अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं वहीं रुक के पूछना, हाँ बाद में 6-7 क्लास का झटका मत देना कि वंस मोर वाला, प्लीज, एकदम रिक्वेस्ट है। कहीं पे समझ नहीं है वहीं बोल दीजिए। द ट्रांसफरी कंपनी एग्रीज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट। द ट्रांसफरी कंपनी एग्रीज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है यहां तक? फिक्स अमाउंट स्लैश क्या लिख दिया, लमसम टू द, किसको पेमेंट करेगा हम लोग? अरे ट्रांसफर भी किसको पे करेगा? थैंक यू, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है क्या? हम रुका हुआ आप लोग के लिए। नंबर बी, नेट पेमेंट मेथड। चलो मैं बोलता हूं, आप थोड़ा सा मेरा बात ध्यान से सुनो। नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेथड चल रहा है। लमसम में अमाउंट दिया हुआ रहेगा तो समझने के लिए कुछ नहीं। मेन फाइट होगा बिटवीन द सेकेंड मेथड एंड द थर्ड मेथड। सेकेंड मेथड में वो ये बता देगा कि मैं इक्विटी को इतना पे कर रहा हूँ, प्रेफरेंस को इतना पे कर। अब ये पेमेंट कैन बी डन इधर बाय शेयर्स, कैश, डिबेंचर, एसेट, पर वो बता देगा कि मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को इतना किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना किया, क्योंकि वी हैव टू पे टू द शेयर होल्डर्स। जो अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर को देते हो वही परचेज कंसिडरेशन है मेरा भाई, विच कैन बी गिवन इन द वे ऑफ व्हाट, शेयर, डिबेंचर, कैश, एसेट। वो बता देगा, वो बता देगा।
कि हम कितना कितना दे रहे हैं, इक्विटी को कितना दे रहे हैं, प्रेफरेंस को कितना दे रहे हैं, खत्म बात। बाकी तुम सब में भी समझाएगा, पर इस मेथड का जस्ट यही है कि ये बता देगा कि मैंने इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को इतना रुपया दिया, मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना रुपया दिया, खत्म। दैट इज विच मेथड, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है यहां तक? बोलो भाई फटाफट से, तो नेट पेमेंट में लिखिएगा। Under this method, the company makes under this method the company makes individual payment। कौन सा कंपनी पेमेंट कर रहा है गाइस? रिप्लाई नहीं आया। तो अंडर दिस मेथड द कंपनी मेक्स इंडिविजुअल पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड, बोल दो बहुत बढ़िया लगेगा, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स either by way of shares, debentures, cash, or क्या guys, assets। Under this method, the company makes individual payment to the equity shareholders and preference shareholders either by way of shares, debentures, cash or assets। मतलब ये मेथड हमें ये बताएगा कि हम इक्विटी को कितना रुपया दे रहे हैं, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रुपया दे रहे हैं, विच विल बी डन ईदर बाय वे ऑफ क्या, शेयर्स, डिबेंचर, कैश और एसेट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, ध्यान से सुनना, दो कंपनी था, तो हम एक और अलग ही वाला बोलते, ए था, ए को किसने खरीद लिया, बी ने, तो ए क्या कंपनी बन गई, बी क्या बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा कि बी ने इक्विटी शेयर होल्डर को इतना दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को इतना दिया है। समझा हम क्या बोल रहा है? इंडिविजुअली बताएगा इक्विटी को कितना दिया, प्रेफरेंस को कितना दिया। अब ये जो दिया है ना, इसके लिए पता है बी क्या इशू कर सकता है, किसका शेयर इशू करेगा, बी का। तो बी ए को पता है क्या बोलेगा, यू बिकम दी ओनर ऑफ किसका, बी का, क्योंकि ए तो है ही नहीं ना। ए को पता है क्या बोलेगा, ए का शेयर होल्डर को, हम तुमको पता है बी का क्या दे रहे हैं, शेयर्स, तो तुम मेरा कंपनी में क्या बन जाओ, ओनर। नहीं चाहिए शेयर्स, हम तुमको क्या दे सकते हैं, कैश, वो भी नहीं चाहिए। तुमको अपना कंपनी का क्या दे सकते हैं, डिबेंचर, वो भी नहीं चाहिए। तुम इस कंपनी क्या रख लीजिए, एसेट्स। ये चारों तरीके से हम पैसा दे सकता है, किसको किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब वो बताता है कि मैंने इंडिविजुअली इक्विटी को कितना दिया है और इंडिविजुअली प्रेफरेंस को कितना दिया है, देन दैट इज कॉल्ड एज नेट पेमेंट मेथड। पता नहीं समझा है नहीं सब लोग? आप लोग ये डायग्राम बनाना बहुत बढ़िया लग रहा है, कुछ बनाया, क्योंकि इससे एक फीलिंग आता है कि बी ने ए के इक्विटी को इंडिविजुअली दिया है, बी ने प्रेफरेंस को इंडिविजुअली दिया है बाय 4 मीन्स, शेयर्स, कैश, डिबेंचर्स। ये बताइए यहाँ तक क्लियर है नहीं है, क्लियर सब लोग? डाउट है आप लोग को? आप लोग से पूछ रहे है या नहीं है? चलिए बहुत, ये हटा दे हम ना, बना लिया ना आप लोग? तो पहले इतना बताओ समझ में आया या नहीं है? का तीसरा मिथ,
तीसरा मेथड का नाम है नेट एसेट्स मेथड। तीसरा मेथड का नाम नेट एसेट्स मेथड। दूसरा मेथड का नाम क्या था? पहला वाला का नाम, ठीक है, अब नेट एसेट्स मेथड ना इज समथिंग व्हिच वी ऑल हैव समवेयर और द अदर अंडरस्टूड इन आवर लाइफ। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। ट्रांसफरर कंपनी का, किस कंपनी का? ट्रांसफरर कंपनी का सारे एसेट्स को एडअप किए जाते हैं और लाइबिलिटीज, मतलब द आउटसाइड लाइबिलिटी, ऑब्वियसली भाई शेयर होल्डर को तो पैसा देना, उसको थोड़ी माइनस करेगा, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी को माइनस कर दिया जाए और फिर एक रुपया आएगा, वो जो आएगा दैट इज नॉर्मली द बुक वैल्यू, बिकॉज द एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। या तो वो अमाउंट पे कर दिया जाता है या वो बता देगा कि हम लोग कितना पे करें। तो हियर वी आर नॉट गिवन कि हम लोग इंडिविजुअली कितना कितना पे करें। हियर वी आर गिवन कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के बेसिस पे निकालना है। तो या तो वो बता देगा एसेट्स को किस वैल्यू पे लीजिए और लाइबिलिटी को किस वैल्यू पे लीजिए, नहीं बोला तो विल टेक इट एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। तो तीसरा मेथड में द पीसी विल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। कुछ नहीं बोले तो एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटी विल बी डिटरमाइंड विच वैल्यू? बुक वैल्यू। तो पहला मेथड लमसम। सेकेंड मेथड इक्विटी को कितना पेमेंट कर रहा है, प्रेफरेंस को कितना पेमेंट कर रहा है, ये। तीसरा तीसरा मेथड इज ए माइनस एल, एसेट माइनस आउटसाइड लाइन। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनफैक्ट ये चीज आपको समझना पड़ेगा यहां से, ये जो तीनों चीज है, ये तीनों जो चीज है, तीनों मेथड का नाम, दिस आर दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। दिस आर दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो आप जब भी परचेस कंसेशन निकाले, सबसे पहले आपको सब में देखना चाहिए कि क्या लमसम दिया हुआ है, तो बाकी दोनों में माथा नहीं लगा। सेकंड, क्या उसने ये बताया है इंडिविजुअली कि हम इक्विटी को कितना देंगे और प्रेफरेंस को कितना देंगे? वो हो गया सेकंड प्रायोरिटी। नाउ कम्स दुनिया का तीसरा तरीका, नेट एसेट। जब उसने पहला दोनों नहीं बोला तब ये तरीका यूज करिएगा। और इसके अंदर क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। इफ नथिंग इज मेंशन, विल टेक द एसेट्स एंड द आउटसाइड लाइबिलिटी एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। अगर समझ में आ गया तो हाँ बोल दीजिए, लिख लीजिए प्लीज। Under this method, under this method, the purchase consideration is arrived. Under this method, the purchase consideration is arrived based on the value of assets and outside liabilities. जानबूझ के आउटसाइड लाइबिलिटी लिखा ताकि यू अंडरस्टैंड वी डोंट हैव टू टेक शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, तो ओनर का पैसा थोड़ी हटा देगा भाई, फिर तो जीरो ही आ जाएगा वैल्यू। तो अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज अराइव बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ क्या, एसेट्स एंड द वैल्यू of assets and liability shall be what has been agreed upon. The value of the assets and liabilities shall be what has been agreed upon. Dash. मतलब ट्रांसफरर को किस वैल्यू पे खरीदेगा? लुक एट माय लैंग्वेज, ट्रांसफरर को किस वैल्यू पे खरीदेगा? या तो वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा एसेट्स और लाइबिलिटी का, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफरर से किस दाम पे ले रहा है। फॉर एग्जांपल पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड 5 लाख का, पर ट्रांसफर ही ले ले 5,50,000 पे। तो आप जब एसेट माइनस लाइबिलिटी करेगा तो 5 लाख मत लीजिएगा, 50। समझा? तो वैल्यू दैट हैज बीन एग्रीड फॉर व्हाट, एसेट्स एंड if no values if no value has been agreed upon,
has been, if no value has been agreed upon, dash, assets and liabilities. Assets and liabilities shall be taken at book value. इससे क्लियर और नहीं लिख सकता था, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। सब लोग पक्का? 100%। लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, S Limited is absorbed by P Limited। हमको पहले आपसे डर के पहले ये पूछ लेना चाहिए, S Limited is absorbed by P Limited, कौन ट्रांसफरर है और कौन ट्रांसफरी है? और अगर देहाती भाषा में बोले तो P ने खरीद लिया है किसको? S को। S Limited is absorbed by S Limited gives the following information. पर्टिकुलर रुपीस, कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? एस लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स 13 लाख। तो गाइस ये किसका एसेट्स अगर कोई बता सकते हैं जिसका बिक्री हो रहा है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल याद रखना, मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया है, मैंने खाली इंफॉर्मेशन दिया है, उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने तो लिख दिया जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन लोग। शेयर कैपिटल 2000, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख। तो कोई बोल सकता है एस लिमिटेड के पास कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है? बहुत बढ़िया। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख। तो दोनों शेयर कैपिटल हो गया है, जिसको पी को पे करना है तो पी हैज टू पे टू किसको किसको गाइस? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्या? एस लिमिटेड। जो अमाउंट वो पे करेगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन, इधर इन अ लमसम या इंडिविजुअली पे करेगा विच इज कॉल्ड एज नेट, या फिर एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज द नेट एसेट्स। रिजर्व्स ठीक है क्या? हाँ या ना? एडिशनल इंफॉर्मेशन, P Limited shall issue 9% preference shares of ₹100 each. P Limited shall issue 9% preference shares of rupees
in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 shares, sorry 4 मिस हो जाएगा यार, 4 preference shares, समझ गया ना हम क्या बोल रहे हैं, 4 preference shares of S Limited. तो अगर कोई थोड़ा सा दिमाग खोल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, P Limited क्या इशू कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स किसको, एस लिमिटेड का किसको, यही तो प्रॉब्लम है. तो पी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है एस लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स को, तो इन्होंने तो इंडिविजुअली बताना स्टार्ट कर दिया है कि हम एस का प्रेफरेंस शेयर को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बाय इशूइंग व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ये सम होगा बाय विच मेथड में, पेमेंट मेथड. ये पॉइंट पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था. अगला, P Limited shall issue 8% mortgage debentures of rupees 96. P Limited shall issue 8% mortgage debenture of rupees in lieu of, मतलब बदले में, किसके बदले ये हो रहा है वो बता रहे हैं, in lieu of 6% debentures in S Limited which are to be redeemed at a premium of 20%. कोई बोल सकता है इसमें हम लोग किसको पेमेंट कर रहे हैं, किसका, डिबेंचर होल्डर्स का, क्या दे के, नाम छोड़ो, क्या दे के भाई, मतलब पी लिमिटेड किसको पेमेंट कर रहे हैं, एस लिमिटेड का क्या चीज को, पी लिमिटेड का क्या दे के, डिबेंचर. अब देखते हैं कितना लोग समझाएगा, क्या ये परचेज कंसेंट में आएगा या नहीं, पेमेंट किया है, क्या ये परचेज कंसेंट में आएगा या नहीं, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पे हम आपको समझाना चाहते हैं. परचेज करने का मतलब है द पेमेंट विच इज डन टू द शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. क्या डिबेंचर होल्डर ओनर है क्या, मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, क्या डिबेंचर होल्डर ओनर है क्या, तो ये जो पेमेंट हमने डिबेंचर होल्डर को किया है, ये जो पेमेंट हमने किसको किया है, डिबेंचर होल्डर को, ये नहीं आएगा एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. I shall wait for your reply. कौन किसको खरीद रहा है अगर आप बता सकते हैं, पी ने पहले किसको पेमेंट किया, एस लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को क्या दे के, प्रेफरेंस शेयर्स. फिर एस ने किसको पे किया, सॉरी पी ने किसको पे किया, एस लिमिटेड का डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे के. पर दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ परचेज करने, क्योंकि परचेज करने का मतलब है जो पेमेंट पी किसको करेगा, एस लिमिटेड का ओनर को. जब आप पीसी निकाल रहे हैं परचेज करने, आपको इस सेकेंड पॉइंट से कोई भी लेना देना नहीं. आगे बढ़, P Limited shall pay ₹20 per share in cash. क्या कैश में पेमेंट करना अलाउड है क्या, हाँ. अब तुम कंफ्यूज मत होना, सुनो, जो पेमेंट आप डिबेंचर होल्डर को करता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी, पर आप पेमेंट में डिबेंचर होल्डर दे तो सकता है. अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर होल्डर देता वो पीसी का पार्ट होता. अब समझा हम क्या बोल रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो पीसी का पार्ट नहीं है, पर अगर मैं डिबेंचर होल्डर इशू कर रहा हूं, डिबेंचर इशू कर रहा हूं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो अलाउड है. तो द पेमेंट विच इज मेड ईदर टू द इक्विटी शेयर होल्डर
or to the preference shareholder by way of shares, cash, debentures or assets, वो PC है. But the payment which is made to the debenture holder is not a PC. P Limited shall pay, help करिएगा, ₹20 per share in cash and shall issue six equity shares of ₹100 each. कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं? 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज क्या? एट अ मार्केट वैल्यू of rupees 125 in lieu of every 5 shares held in S Limited. तो जैसे नेट पेमेंट मेथड है, ये कंफर्म्ड है क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअली बताया है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना रुपया देगा और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देगा. ये इंडिविजुअली बताया है. ये जो डिबेंचर को पे किया है, क्या ये पीसी का पार्ट होगा या नहीं होगा? आप लोग का बोला नहीं है यार. क्लियर है आप लोग? कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया है. ठीक है, ये क्या मेथड है, अगर कोई बता सकता तो इट शैल बी ब्रिलियंट. दिस इज 100% नेट पेमेंट मेथड. इसमें कोई दोहराई का बात नहीं है. सिंपल रीजन है बिकॉज इन द क्वेश्चन इज क्लियरली मेंशन द इंडिविजुअल पेमेंट व्हिच आर मेकिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? बोल देने से बढ़िया लगता. ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये पहला सम है अमाल्गमेशन का. कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए पहले. अब क्या होने वाला पढ़ते हैं. थोड़ा सा ज्यादा इंग्लिश है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग पूरा बैच एकदम 100% ध्यान दें. पी लिमिटेड क्या इश्यू कर रहा है? पहला सवाल. ये प्रेफरेंस शेयर पी लिमिटेड किसको दे रहा है? तो मतलब एस लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आउट कर रहा है हम लोग और उसको इन करवा रहा है पी लिमिटेड के अंदर. क्या दे के? प्रेफरेंस शेयर. अब ये इंग्लिश लैंग्वेज बढ़िया है. इन द रेशियो ऑफ 3 shares of P Limited for 4 preference shares of S Limited. मतलब समझिए, P Limited कितना प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है? फिर से बोले तो बहुत बढ़िया लगेगा. P Limited कितना दे रहा है? देखो ना, क्वेश्चन का पहला लाइन P से शुरू हुआ है. P Limited प्रेफरेंस शेयर दे रहा है इन द रेशियो ऑफ 3 shares of P Limited. तो P Limited अपना शेयर का कितना दे रहा है? 3 फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ S Limited. मतलब जिसके पास एस लिमिटेड का कितना शेयर है? 4. उसको पी लिमिटेड का 3 शेयर मिलेगा. मतलब द रेशियो इज 3:4. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आप लोगों के पास एस लिमिटेड का 4 प्रेफरेंस शेयर्स है तो पी लिमिटेड आपको 3 प्रेफरेंस शेयर देगा और हर प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना रुपया होगा? 100. समझ आ गया? तो हाँ भैया. और हम कुछ कर रहे, देखिए, आउट, क्योंकि ये कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ पीसी. अरे सम में आउट नहीं होगा, पर हम तो भी पीसी पढ़ा रहे हैं ना. पीसी में इसका कोई भी काम नहीं है बिकॉज दिस पेमेंट इज डन टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर का जो भी पेमेंट करेगा वो पीसी का पार्ट नहीं होगा. आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं शेयर होल्डर को, पर आप डिबेंचर को जो पेमेंट कर रहा है वो पीसी का पार्ट नहीं. अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर देता तो वो पीसी माना जाता, पर डिबेंचर होल्डर को आप जो पेमेंट कर रहा है वो पीसी नहीं माना जाता. शायद आप लोग सब समझ गया होगा. ठीक, तो कैलकुलेट क्या करने बोला हम लोग? तो लिखिएगा सॉल्यूशन. The purchase consideration will be calculated
by way of net payment method as follows. हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए नेट पेमेंट मेथड, जो आपका मन है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो मैंने ऐसे लिखवाया है। जब एग्जाम में अगर ये सेम समय है तो मैं नहीं लिखूंगा, तो सीधा कैलकुलेशन करूंगा। पर अभी लिखवाया ताकि आप जब घर पे रिवाइज करें तो आपके लिए ये इजी, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हमको लगा आप लोग बोलेगा कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। अब एग्जाम्पल है तो मैं एक बार एग्जाम फॉर्मेट को साइड में रख रहा हूं, मैं अपना बुद्धि लगा रहा हूं यहाँ पे कि मैं कैसे लिखूं। आउट, क्या लिखा है मैंने? आउट। तो सबसे पहले मैं किसको आउट कर रहा हूं, फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दूंगा कि क्या कैलकुलेशन हो रहा है इनको आउट करने के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन, कि उनको क्या देख के इन कर रहा हूं। बिकॉज देने के लिए बस 4 ऑप्शन है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, कैश, एसेट। इनफैक्ट 5 बोल दो, शेयर्स, कैश, डिवेंचर, एसेट। मैं कुछ भी दे सकता हूं उनको इन करने के लिए। तो मैं एस लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर को आउट कर रहा हूं, पी लिमिटेड में इन करने के लिए, और उसका बीच में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि मैं कितना पेमेंट कर। क्या सब रेडी है यहाँ पे? सबसे पहले किसको आउट कर रहा हूं, चलो बोलो मेरे साथ साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सब मेरे साथ साथ जाएंगे और आराम से। किसको आउट कर रहे हैं अपन एक साथ? एक साथ इसको गुड बाय बोल। अगला सवाल, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनके पास? क्या बोलते हैं, एस के पास 2000। क्या मैंने कैश वैश दिया है क्या? मैं इनको आउट कर रहा हूं क्या दे के? तो इनमें मैं लिख रहा हूं कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स था, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। शायद अब समझ गया होगा। तो मैं आउट कर रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 9% प्रेफरेंस शेयर्स देके। तो उन लोग अंदर आ गया पी लिमिटेड में, क्या मिल गया उन लोग को? 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अब बताओ इनके पास कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना शेयर्स था? स्लो इट डाउन, कितना शेयर्स था? बहुत बढ़िया, 2000 शेयर्स था। सही है या नहीं है? अब इन्होंने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज बोला है कि भाई लोग, हम लोग पी लिमिटेड के कितने शेयर के लिए कितना शेयर दी? 3 शेयर ऑफ पी लिमिटेड के लिए, सॉरी, पी लिमिटेड का 3 शेयर देगा, एस लिमिटेड का कितना शेयर के लिए? तो पहले एस का बोल लो हमेशा, एस का कितना शेयर के लिए? तो जिनके पास 4 शेयर है उनको पी लिमिटेड का 3 मिलेगा, 4 के बदले 3। ऐसे बोले आपसे, 4 के बदले 3। तो बताओ टोटल कितना शेयर? मैं देखो, मैं मैथ्स लगा रहा हूं, देखना तो समझ आता है। 2000 डिवाइडेड बाय 4, 2000 डिवाइडेड बाय इंटू 3, ठीक है क्या? अब बताओ, इससे हम लोग को नंबर ऑफ शेयर मिल गया। कितना नंबर ऑफ शेयर आ रहा है? 1500 इंटू हर शेयर कितना रुपया पे दे रहा है? 100। तो बोल सकते हैं कैलकुलेशन कितना आंसर देगा हमको। अब लोगों ने कॉपी में जगह नहीं बचा होगा ना शायद। चलो ठीक है, अभी तो एक बार लिख लेते हैं यहीं पे। रुपीस कितना? 1,50,000। सबसे अगली बार क्या करेगा, जो ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन प्रेफरेंस होल्डर के नीचे लिख देगा, और कैलकुलेशन पार्ट में खाली रुपीस का अमाउंट डाल देगा। समझ में आ गया हम क्या बोला? तो कितना दे रहे हम प्रेफरेंस होल्डर को, अगर कोई बोल सकता है? रुपीज 1,50,000। खत्म। तो एस लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग ने सेटल किया है बाय पेइंग, बाय गिविंग व्हाट, 9% प्रेफरेंस शेयर्स और पी लिमिटेड कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 1500 एट द रेट ₹100 ईच। तो कितना रुपया दिया? 1,50,000। चलो बताओ समझ में आया या नहीं? सिंस आई एम एन अकाउंट्स टीचर, आई लव द अकाउंट्स पार्ट। तो देखते हैं कितना लोग को क्लिक होता है और कितने लोग इसका लॉजिक लगा सकते हैं। किसका प्रेफरेंस शेयर गुड बाय हो गया? एस का प्रेफरेंस शेयर गुड बाय हो गया। सबको पता है प्रेफरेंस शेयर इज अ लाइबिलिटी। तो गुड बाय हुआ है, लाइबिलिटी हटाना, जितना तू नेचुरल खोलेगा दिमाग उतना बढ़िया है। प्रेफरेंस शेयर वाला लाइबिलिटी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट से तो हटाने के लिए क्या करेगा? डेबिट। तो एस 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या पेमेंट कैश में किया है क्या? क्या दिया है? तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर ऐसी एक एंट्री बनाने का, अभी तो एंट्री कर भी नहीं रहे, पर एक थॉट, जिसको हटाया, लाइबिलिटी को हटाया, डेबिट कर दिया, और जो दिया उसको क्रेडिट कर।
समझ आया यहाँ तक? तो हम लोग किसको पेमेंट कर चुके हैं? थैंक यू सो मच। अब हम लोग किसको, डिबेंचर वाला आएगा या नहीं आएगा? अब किसको पेमेंट करने का बात करें? अब ये इंटरेस्टिंग। पी लिमिटेड शैल पे 20 पर शेयर इन व्हाट? कैश। तो इक्विटी शेयर होल्डर को आउट करने के लिए पहले मैं क्या दे रहा हूं? कैश। कितना रुपया कैश दे रहा हूं? 20 पर शेयर। बताइए कितना नंबर ऑफ शेयर है? तो 5000 इंटू 20। तो इक्विटी शेयर होल्डर को आउट कर रहा हूं क्या दे के? कैश। वो तो इजी है लिखना। लिखिए अपन यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो रहा है? आउट। इन क्या जा रहा है उनके पास? और धीरे जाना है, क्लियर है? तो वापस बोला ये एग्जाम फॉर्मेट नहीं है, ये खाली अपना अंडरस्टैंडिंग वाला फॉर्मेट है। अब यहाँ पे लिखते हैं, एक बार इजी रहेगा अपने लिए। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? हर को कितना रुपया दे रहे? 20। कितना रुपया हो गया? तो मतलब मैंने जो एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर होल्डर है, मैंने उनको पहले क्या चीज से पेमेंट किया है? कैश। क्या यहाँ खत्म हो गया क्या? और क्या दे रहे? रिप्लाई बंद हो गया आप लोग। अब देखता लैंग्वेज समझता है क्या? पी लिमिटेड शैल पे, पी लिमिटेड शैल पे ₹20 पर शेयर इन कैश एंड शैल इशू 6 इक्विटी शेयर। 6 इक्विटी शेयर कौन इशू कर रहा है? ऑफ रुपीज at a market value of rupees in lieu of every 5 share held in। तो अपना हिंदी डायलॉग चाहिए, कितने के बदले कितना? अगर आपके पास एस्टिमेट का 5 शेयर है तो आप मेरे को 5 वापस दे दो, हम आपको बदले में कितना देगा? 6। और हर शेयर कितना रुपया में देगा? 125। फेस वैल्यू 100 है, पर मैं कितने पे दे रहा हूँ? 125। मतलब आई एम इशूइंग द शेयर्स एट द मार्केट प्राइस। आई एम इशूइंग एट व्हाट? प्रीमियम। दैट्स ओके। तो विल मल्टीप्लाई विद व्हिच वैल्यू? मार्केट प्राइस। क्योंकि मैंने शेयर 125 पे दिया है ना। अरे वो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, और मैंने जब उसको दिया तो मैंने मार्केट प्राइस पे दिया है। क्लियर है? तो हाँ बोल दीजिएगा। अगर मार्केट वैल्यू नहीं देता तब तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता फेस वैल्यू से। तो वापस से आउट इन में मैं क्या लिखूं यहाँ पे? और एक चीज, अब आउट में वापस से इक्विटी शेयर होल्डर मत लिखना, हो तो लिख ही दिया था तुम। तो आउट हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर, पर इन क्या क्या हो रहा है? कैश और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए प्रेफरेंस शेयर था, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कैश भी था, इक्विटी शेयर भी था। कैश था 20 रुपया पर शेयर, हो गया। अब और क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। तो आप बताओ कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है उनके पास? दिस 5000 विल बी डिवाइडेड बाय क्या? 5। सॉरी 5 के 6, 5 के बदले 6 था क्या? तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6। इससे नंबर ऑफ शेयर आएगा, निकाल लीजिए। 7,50,000 हो गया। तो मतलब एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल आउट बाय गिविंग देम व्हाट? कैश एंड शेयर्स। अब ये तीनों रुपीस वाला को ऐड कर लीजिए आराम से। व्हाट इज दिस रुपीस 10 लाख? अगर कोई बोल सके बताइए, क्लियर है या नहीं? बताओ समझ में आया या नहीं? कोई डाउट है इसमें? ऑल गुड? सबको 100% क्लैरिटी है? ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया? सबको समझ में आया है? नेट पेमेंट मेथड का आइडेंटिफिकेशन है, व्हाट आर द इंडिविजुअल पेमेंट दैट इज डन टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड टू द प्रेफरेंस शेयर। समझ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया लगा। पक्का? फिर से बोलना है? ऑल गुड? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? 100%? चलिए तो फिर यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं मेरे हिसाब से। क्या यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई? तो पूरा थ्योरी हो चुका है, एंड वी हैव डन वन एग्जांपल ऑफ व्हिच टॉपिक? परचेज कंसीडरेशन। कल आगे का चर्चा इसी के ऊपर करेंगे, परचेज कंसीडरेशन एग्जांपल्स के।